मानने के लिए तैयार नहीं थे। हजारों खून से लिखे हुए लेटर लंदन भेजे गए कि हमारे नेता गांधी जी नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर हैं। तब अनुसूचित जाति का नेता बाबा साहब अंबेडकर को अंग्रेजों ने माना और बाबा साहब अंबेडकर ने लड़ाई लड़ी। जो पिछड़े वर्ग के लोगों को लगता है अंबेडकर ने क्या किया, उनको इस बात को समझने की जरूरत है। सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी एडल्ट फ्रेंचाइज का, वयस्क मताधिकार का। आज हम सबको वोट डालने का अधिकार है ना, चाहे किसी के पास एक पैसा जेब में हो या ना हो, किसी के पास जमीन हो या ना हो, टैक्स देता हो या ना देता हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, हर किसी को वोट का अधिकार है। ये अपने आप नहीं हो गया। इसकी लड़ाई गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ी और उन्होंने कहा जो 18 साल का, 22 साल का और 21 साल का हो जाए, जो वयस्क हो जाए, पहले 21 साल का, 18 साल, जो वयस्क हो जाए उसको वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। गांधी जी विरोध कर, गांधी जी कह रहे थे कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, इनकम टैक्स देते हैं, केवल उनको ही वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। बाबा साहब ने कहा तुम लोगों ने हमारे लोगों को हजारों साल से पढ़ने नहीं दिया, धर्म नहीं रखने दिया, तो हमारे लोग इनकम टैक्स देने वाले कैसे हो जाएंगे और पढ़े लिखे कैसे हो जाएंगे? तो हमारे लोगों में तो ये योग्यता है नहीं, तो तुम हमारे लोगों को अधिकार वंचित करना चाहते हो वोट देने से। तो हमें जो भी हमारा आदमी वयस्क हो जाए, सबको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। तो गांधी जी ने कहा अनपढ़ लोग वोट कैसे डालेंगे, जब पढ़े लिखे नहीं तो वोट कैसे डालेंगे? तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा हमारे लोग किसान हैं, मजदूर हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, तो कुदाल का उपयोग करते हैं, फावड़े का उपयोग करते हैं, हल बैल का उपयोग करते हैं, तमाम चीजों का उपयोग करते हैं। अगर गांधी जी उसको ही चुनाव चिन्ह बना दिया जाए तो हमारे लोग भी वो चुनाव चिन्ह देखकर वोट डाल सकते हैं। इसलिए भारत में चुनाव चिन्ह है, अमेरिका में चुनाव चिन्ह नहीं होता है। तो ये लड़ाई संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ी और ये लड़ाई गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ी। इसलिए आज जो ओबीसी क्लास के लोग हैं, जो लोग आज एमपी एमएलए बन रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में बन रहे हैं, पंचायत में बन रहे हैं, वो कैसे बन रहे हैं? वो इसलिए बन रहे हैं, खाना शुरू हो गया है। वैसे काशीराम साहब कहते थे कि जो हमारा समाज है ये बहुजन समाज नहीं है, ये भोजन समाज है। इसको मैं बहुजन समाज बनाऊंगा तो मेरा अनुरोध है कि पेट की खुराक तो रखी हुई है, वो तो मिलेगी, आपको गारंटी से मिलेगी। ये दिमाग की खुराक भी थोड़ा ले लेना चाहिए, क्योंकि ये काम देगी पीढ़ियों को आगे बढ़ाने के लिए। पेट की खुराक बनवाया है तो आपके लिए ही बनाया है, तो ये तो आपको गारंटी से मिलने ही मिलने वाली है, वो कहीं जाने वाली नहीं है। तो ये जो दिमाग की खुराक चल रही है, इधर ध्यान लगाने की जरूरत है। पेट की खुराक की गारंटी है, वो गारंटी से मिलने वाली है, कहीं जाने वाली नहीं। तो साथियों, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सबसे बड़ा जो काम किया, एडल्ट फ्रेंचाइज देने का काम किया। संविधान सभा में कांग्रेस ने एक भी ओबीसी को टिकट नहीं दी। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई लड़ी और आर्टिकल 340 लिखने में कामयाब हो गए, क्योंकि कांग्रेस के लोग संविधान सभा में थे, वो विरोध करते थे। हमारे लोग क्या लगता है, कागज उठाया, कलम उठाया, अम्बेडकर ने लिख दिया, जो लिख दिया वो संविधान बन गया। ऐसा थोड़ी, जैसे आज पार्लियामेंट चलती है, बहस होता है, पास होता है, वैसे संविधान सभा में पार्लियामेंट थी और उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्ट करते थे, फिर 3 लोगों को दिखाते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये 3 लोग जब पास करते थे तब वो ड्राफ्ट संविधान सभा में बहस के लिए रखा जाता था, तब उस पर बहस होती थी, तब वो पास होता था और पास होने के बाद संविधान सभा में आता था। लेकिन आर्टिकल 340 लिखने में बाबा साहब अम्बेडकर कामयाब हो गए और नेहरू को कहा कि आर्टिकल 340 पर अमल करो। नेहरू ने अमल नहीं किया आर्टिकल 340 पर, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया
पिछड़े वर्ग के बहुत सारे मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री भी अपने को पिछड़े वर्ग का कहते हैं, और मिनिस्टर तो बहुत सारे हैं, चीफ मिनिस्टर भी बहुत सारे। जनगणना नहीं हो रही है कोई इस्तीफा देने वाला? अरे मिनिस्टर छोड़ो, सरपंच भी नहीं देता है, बोलता है जाने दो, अभी अपने को मिला है मलाई खाने को तो थोड़ा खा लेते हैं, फिर मौका मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं है। मगर बाबा साहब अम्बेडकर ने पिछड़े वर्ग के लिए नेहरू आयोग नहीं बना रहे थे, इसके लिए इस्तीफा देने का, और दबाव में आकर नेहरू को कालेलकर कमीशन गठित करना पड़ा। मगर बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद कालेलकर कमीशन को नेहरू ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। अब जब नेहरू ने जनगणना रोक दिया, नेहरू ने कालेलकर कमीशन लागू नहीं होने दिया, तो नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी कैसे लागू होने देती? तो इंदिरा गांधी ने भी लागू नहीं होने दिया। और जब इस पर इस मुद्दे को, ओबीसी के मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए स्वर्ण मंदिर पर हमला करवाया और खालिस्तान बनाम हिंदुस्तान का मामला देश भर में खड़ा करने का काम किया। ये एक साजिश का हिस्सा था। ये जो स्वर्ण मंदिर पर हमला हुआ, ये ओबीसी को अधिकार न देना पड़े, क्योंकि 52% ओबीसी, उसको अधिकार मिल जाएगा तो ब्राह्मणों का पिछड़कू कैसे बनाने? ब्राह्मणों का पिछड़कू बनाकर रखना है तो उसको अधिकार वंचित रखना है, तभी वो पिछड़कू बना रहेगा। तो इसलिए इतना बड़ा मामला खड़ा, और जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को अपनी जान गंवानी पड़ी। फिर इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी ने श्रीलंका विभाजन का मामला खड़ा किया ओबीसी के मुद्दे को दबाने के लिए, और श्रीलंका विभाजन का मामला खड़ा किया तो उसमें राजीव गांधी की जान चली गई। मतलब उन्हें मर जाना कबूल है, मगर ओबीसी को अधिकार देना कबूल नहीं है। मर जाना कबूल है, ओबीसी को अधिकार देना कबूल नहीं है। तो हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा। बड़े लंबे समय के बाद जब मंडल कमीशन आया, और 16 नवंबर 1992 को मंडल कमीशन का फैसला आया। क्या फैसला आया? 52% ओबीसी को केवल 27% आरक्षण मिलेगा, और 27% में क्रीमी लेयर लगा दिया गया। क्रीमी लेयर का मतलब है जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिलेगा, और जिसके पास दांत नहीं है उसको चना दिखाया जाएगा, क्योंकि वो चना खा नहीं है। मान लो आज की तारीख में 8 लाख रुपया क्रीमी लेयर है। अगर आपको अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है तो 5 से 6 लाख रुपए साल भर में खर्चा है। 8 लाख रुपए खर्चा। कल मैं दिल्ली में एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के पास बैठा था, उनका एक बेटी का बेटा है, उन्होंने कहा इसका हर साल का खर्चा 8 लाख रुपए है एजुकेशन में, कोचिंग का, स्कूल का सारा मिलाकर 8 लाख रुपए इसका खर्चा है। और सरकार क्या कह रही? 8 लाख रुपए जिसकी इनकम है वो क्रीमी लेयर में आ गया। एजुकेशन महंगी हो गई, और एजुकेशन महंगी हो गई तो जिसके पास पैसा नहीं है वो अपने बच्चे को एजुकेशन दिला नहीं सकता, और जिसके पास पैसा है वो अच्छी एजुकेशन दिला सकता है, मगर वो आरक्षण से बाहर हो गया तो वो उसका फायदा नहीं ले सकता। आरक्षण ऊपर से भी खत्म कर दिया गया, नीचे से भी खत्म कर दिया गया। ओबीसी को पता ही नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि पंडितों ने ओबीसी के लोगों को कहा, अरे हम लोग अयोध्या में राम मंदिर बनाना चाहते हैं। तो ओबीसी के लोग चंदा बहुत देते हैं। कहा कितना चंदा देते? मैं वही कहा, अयोध्या के पास का ही मेरा घर है, मैं वही कहा। तो ओबीसी के हमारे लोगों ने कहा मंदिर बनाना चाहते हो, बना लो, कितना चंदा दे दे? कहा चंदा का मामला नहीं, जहां मंदिर बनाना है, जहां राम जी पैदा हुए थे वहां मस्जिद है, और मुसलमान मंदिर बनने नहीं दे रहे। तो ओबीसी के लोगों ने कहा फिर क्या करना पड़ेगा? तो कहा चलो अयोध्या। जिनको संसद भवन घेरना चाहिए था उनके साथ 52 को 27 मिला, 27 में क्रीमी लेयर लगा दिया। मंडल कमीशन की केवल एक सिफारिश लागू किया, बाकी लागू नहीं किया। मतलब ओबीसी के साथ पूरा धोखा हो गया। तो उनको क्या कहा जाना चाहिए था? पार्लियामेंट में जाना चाहिए था। जिनको पार्लियामेंट घेरना चाहिए था उन्होंने बाबरी मस्जिद घेर लिया। अब हाथी जैसी ताकत है, जिधर धक्का मारेंगे उधर तहस नहस तो हो ही जाएगा। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिर गई, मगर डायरेक्शन गलत था।
अगर वो संसद भवन पर वही मोर्चा आया होता ओबीसी का तो अधिकार 92 में ही मिल गए होते, आज लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए मैं कहा किससे लड़ना है और किससे नहीं लड़ना ये तय कर। मंदिर बनाने में जेल कौन गए? कल्याण सिंह। लड़ाई कौन लड़े? उमा भारती, विनय कटिया, कल्याण सिंह, प्रवीण तोगड़िया, रितंबरा, ऐसे तमाम लोग। मंदिर का ट्रस्ट बना, एक भी ओबीसी को ट्रस्ट में नहीं रखा। पिछड़े वर्ग का इस्तेमाल करो और फेंक दो, ये उनकी नीति है। इस्तेमाल करो और फेंक दो। 2011 में जाति जनगणना का मामला हम लोगों ने खड़ा किया। अन्ना हजारे को लाकर उठाकर पटक दिया दिल्ली के रामलीला मैदान में। बाबा रामदेव को लाके पटका आरएसएस के लोगों ने, क्योंकि पार्लियामेंट में बंद हो गई थी। मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बयान दिया कि हम जाति जनगणना करेंगे, और फिर टीवी वालों ने, अखबार वालों ने लिखना शुरू किया कि धरती पर राजा हरिश्चंद्र के बाद पहला ईमानदार आदमी अन्ना हजारे आ गया है। जब तक जब लोकपाल नहीं पैदा हो बन जाएगा तब तक रामलीला मैदान छोड़कर नहीं जाएगा। मर जाएगा मगर रामलीला मैदान छोड़कर नहीं जाएगा। तो हमारे ओबीसी के लोग तो ईमानदार है ही। बोला यार ईमानदारी की लड़ाई लड़ने वाला पहला बंदा आया, इसका साथ देना चाहिए। हम लोग रामलीला मैदान में 1 सितंबर 2011 को जनगणना के लिए रैली रखे थे। ओबीसी के लोगों को समझा रहे, कह रहे थे पटेल की बात तो ठीक है, लेकिन बेचारा ईमानदार आदमी आया, इसका साथ देना चाहिए, अन्ना हजारे का साथ देना चाहिए। तो जिनको गिनती के लिए लड़ाई में साथ देना चाहिए था वो लोग अन्ना हजारे का साथ देने चले गए। 1 सितंबर को भी अन्ना हजारे उधर ही बैठने वाले थे। हम लोगों ने रामलीला मैदान बुक किया हुआ था। हमारे लोग गए और कहा केजरीवाल जी को, कहा ये रामलीला मैदान तो हमें बुक है, आप लोग कब्जा किया हो। तो केजरीवाल ने कहा कागज है। तो हमारे लोगों ने कागज दिखाया। केजरीवाल तो अधिकारी आदमी, तो उसने कागज देखा, कहा कागज तो सही है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, केजरीवाल ने कहा हम लोग ऐसा करते हैं कि अन्ना जी की कुटिया इधर रहने देते हैं और हम लोग जंतर मंतर पर भीड़ लेकर चले जाएंगे, आप लोग रैली कर लो। तो जो लोग हमारे संगठन के गए थे उन्होंने कहा ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, अन्ना जी को भी हम स्टेज पर बुलाएंगे और कहेंगे 2 शब्द जाति जनगणना के बारे में आप भी बोल दें। तो केजरीवाल को लगा ये जाति जनगणना के मुद्दे को दबाने के लिए तो सारा ड्रामा किया गया है। अगर अन्ना जी को ही जाति जनगणना पर मीडिया ने सवाल पूछ लिया तो ये तो मुद्दा और हाईलाइट हो जाएगा, क्योंकि अन्ना जी हाईलाइट है। अगर अन्ना जी जाति जनगणना पर पूछ भी लिया मीडिया ने तो ये मुद्दा हाईलाइट हो जाएगा, खतरा बढ़ जाएगा। तो कहा नहीं, हम अन्ना जी को भी लेके जाए। तो अन्ना जी को भी लेके गए और खुद भी वो लोग गए और 1 सितंबर को हम लोगों ने लगभग 5 लाख लोगों को रामलीला मैदान में इकट्ठा किया हुआ था। तो आज जिस केजरीवाल से हमारे लोग उम्मीद कर रहे हैं, पंजाब के लोग, उनको हम बताना चाहते हैं, जिसको सोच रहे हैं कि हमने लिख के दे दिया तो हमको बजट में हिस्सा दे देगा। अरे केजरीवाल का क्या कहना, भाषण नहीं सुना आप लोग? मेरे पिताजी भी आरएसएस में थे, नहीं सुना भाषण? सुना नहीं? तो आरएसएस वालों को केजरीवाल जी ये कहना चाहते हैं, अरे आपका बड़ा बेटा बीजेपी होगा, छोटा हमको ही मान लो। आपका बड़ा बेटा बीजेपी होगा, हमें कोई ऐतराज नहीं है, छोटा हमको मान लो। जहां बीजेपी की दाल ना गले वहां कम से कम हमको मौका दे दिया करो। पंजाब में बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है तो हमें ही मौका दे दो पंजाब में कम से कम भाई। तो पंजाब में उसने मौका ले लिया तो हमें समझने की जरूरत है। जब हायर एजुकेशन में ओबीसी के आरक्षण की बात चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, तब केजरीवाल इसके विरोध में सभा करते हैं। हमारे लोगों को याद नहीं रहता बहुत लंबे समय तक। ये समस्या मीठी मीठी, एक गांधी की मीठी बोली थी उसमें फंस गए, अब एक केजरीवाल की मीठी बोली है इसमें पंजाब के ओबीसी के लोग फंस गए। तो जेंटलमैन जितना दिखता है बनता है उतना है नहीं एक्चुअल में, दिखता ज्यादा जेंटलमैन है, एक्चुअल में उतना नहीं है। हमें समझने की जरूरत है कि अगर हमें हमारा हक अधिकार चाहिए तो अपना आंदोलन खड़ा किए बगैर हम अपना अधिकार नहीं ले सकते। 2014 में मोदी जी आए, कहा हम बैकवर्ड हैं, बैकवर्डों ने सपोर्ट कर दिया, देश के प्रधानमंत्री बन गए। जानवरों की गिनती किया, ओबीसी की नहीं। 3
314 ओबीसी के बच्चे आईएएस की परीक्षा पास किए थे, उनकी नियुक्ति रोक दी। स्कॉलरशिप बैकवर्ड क्लास का बंद कर दिया। डेवलपमेंट के लिए बजट में एक नया पैसा नहीं दिया। तो नरेंद्र मोदी खुद को ओबीसी कह रहे हैं और ओबीसी के विरोध में सारे फैसले ले रहे हैं। ये स्वाभाविक कैसे हो सकता है? कोई मूर्ख से मूर्ख आदमी को आप कुल्हाड़ी दे दो और कहो कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारो, मारेगा? बोलेगा पटेल जी मूर्ख जरूर हो, इतना मूर्ख नहीं हो कि अपने पैर को अपने हाथ से काटोगे। मूर्ख आदमी भी अपने हाथ से अपना पैर नहीं काटता है। नरेंद्र मोदी जी को तो मूर्ख कहा नहीं जा सकता। देश के प्रधानमंत्री को आप मूर्ख कह सकते हो? कह ही नहीं सकते। तो नरेंद्र मोदी जी को तो मूर्ख कहा नहीं जा सकता, मगर खुद को ओबीसी कह रहे हैं और ओबीसी के विरोध में सारे फैसले ले रहे हैं। ये स्वाभाविक नहीं है। एक ओबीसी का आदमी ओबीसी के विरोध में फैसले करे, ये स्वाभाविक नहीं है। तो इसका मतलब ये है कोई तीसरी शक्ति जो है वो कंट्रोल कर रही है। कोई तीसरी शक्ति मोदी जी को कंट्रोल कर रही है फैसले लेने से। वो तीसरी शक्ति कौन सी? वो तीसरी शक्ति आरएसएस है, जिसने नरेंद्र मोदी का मुखौटा अपने ऊपर लगाया। इसलिए मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी मुख नहीं है, मुखौटा है। मुखौटा दिखाया ताकि ओबीसी का वोट मिले, और अब सरकार चलाने का काम आरएसएस के लोग कर रहे हैं और ओबीसी का सत्यानाश कर रहे हैं। जब हम लोगों ने मुद्दा उठाया तो मोहन भागवत ने बयान दिया कि हम सरकार के डे टू डे के काम में दखल नहीं देते, रोज रोज के काम में हम दखल नहीं देते हैं सरकार के। इसका दूसरा अर्थ निकलता है कभी कभी दखल देते हैं। रोज रोज के काम में दखल नहीं देते, मगर कभी कभी दखल देते हैं। वो कब देते हैं? जब ओबीसी के आरक्षण का मामला, गिनती का मामला आता है, एससी एसटी के आरक्षण का मामला आता है, तो हम दखल देते हैं आरएसएस के लोग। तो दिल्ली की सरकार मोदी नहीं आरएसएस चला रहे हैं। इसलिए वामन मेश्राम जी ने घोषणा किया है कि 6 अक्टूबर को नागपुर मुख्यालय पर महारैली किया जाए, क्योंकि जब सरकार आरएसएस चला रहा है तो केवल सरकार को घेरने से तो काम नहीं चलेगा, जो चला रहा उसको घेरना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी कहां से चुनाव जीते हैं? वाराणसी से। तो 24 सितंबर को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा वाराणसी में अपना राष्ट्रीय सम्मेलन करने गया। पूरे देश भर के 22-23 राज्यों से लोग वहां पहुंच रहे। तो अभी किसी भी स्थिति में हम चुप बैठने वाले नहीं। हमारे जो अधिकार की लड़ाई है उसको हम न केवल लड़ेंगे बल्कि अपना अधिकार हासिल करने का भी काम करेंगे। तो इसके लिए अभी लड़ाई बहुत तेजी के साथ में देश में चल रही है। इस लड़ाई में आप लोगों को भी शामिल होने की जरूरत है। आरएसएस हो या केजरीवाल हो, बात एक ही है, दो नहीं है। कांग्रेस ने हमारे लोगों को चूना लगाया, बीजेपी हमारे लोगों को चूना लगा रही। कांग्रेस बीजेपी लड़ते हैं, लेकिन हमारे आरक्षण के लिए दोनों एक है, हमारी गिनती के लिए दोनों एक है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे केजरीवाल हो, वो हमारे लिए सब एक ही है हमारे मुद्दे के। तो हमें अपना रास्ता तय करना होगा। लोकतंत्र में हमारी आबादी ज्यादा है। अगर हम लोग संगठित हो जाएं तो हम इस देश के शासक बन सकते हैं और भारत को फिर से विश्व गुरु, फिर से सोने की चिड़िया और फिर से अखंड भारत बना सकते हैं। देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय स्थापित कर सकते हैं। केवल आरक्षण लेने की छोटी लड़ाई हमारी नहीं है, इतनी बड़ी लड़ाई है हमारी। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय स्थापित करने की, भारत को फिर से विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनाने की इतनी बड़ी लड़ाई। आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त कर। डीएनए ने साबित कर दिया ब्राह्मणों का डीएनए यूरेशिया से मिलता है, मतलब विदेशी लोग। जो खुद विदेशी है वो हमारे लोगों को, कभी मुसलमानों को कहते हैं मुसलमान अरब ईरान से आए हैं, हम ही से कन्वर्ट, वो हमारे लोगों को विदेशी कहते रहे और हम लोग उनको शासन सत्ता देते रहते। हम नई साइकिल, नई मोटरसाइकिल, नई कार खरीदते हैं तो दूसरे को नहीं देते कि वो खराब कर देगा, उसका नहीं, लेकिन हम अपना देश ही विदेशियों को चलाने के लिए दे रहे हैं। इसलिए हमारे देश का सत्य
सत्यानाश हुआ है। अगर देश को बचाना है, समाज को बचाना है, तो हमें जागृत होना होगा, अपने लोगों को जागृत करना पड़ेगा और संगठित होकर के इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और इस देश में सबके साथ न्याय करना होगा। ये किसी के खिलाफ लड़ाई नहीं है, बल्कि ये इंसाफ कायम करने की लड़ाई है। और इंसाफ क्या है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये इंसाफ है। सबकी गिनती करो, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा दे दो, सारी लड़ाई खत्म और सारे लोग मिलकर देश का विकास करेंगे। ये लड़ाई है। तो साथियों, इस लड़ाई में आप लोग साथ सहयोग देंगे, ऐसी मुझको आशा और अपेक्षा है। और इसी के साथ आप लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी। मानयोग चौधरी कास्ते जी, राष्ट्रीय प्रधान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नवी दिल्ली। ਹੁਣ ਸਾਥੀਓ, जो बठिंडा यूनिट है उस वालों राष्ट्रीय जन आंदोलन तहत निधि दी जा रही है। तो मैं चाहना भी जो बठिंडा यूनिट के साथी है वो स्टेज से आउन और जन निर्माण निधि श्री मानयोग अशोक विकास पटेल जी को सपोर्ट करना। बहुत ही सत्कारयोग स्टेज पे बैठे गणमान्य अगे स्टेज के सामने बैठे मेरिया भैन बीबियां मेरे नाल चलिया गई ने। प्रोग्राम जिन्हों ने लिखा, जिन्हों ने किया, मैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। नंबर 2, जिवें वो इलेक्शन वाले आते ने कांग्रेस बीजेपी अकाली दल, साडे मुंडे मूँह धोण तो बगैर जाके उन्होंने बसा बैठ जाते हैं, क्योंकि वो कहते सानू बोतल ही मिल जानी है, सारा कुछ मिल जाना है। उन्होंने रोको, अपने बच्चों बिल्कुल पार्टियां पूर्तियां के नाल ना जान दो, वोटां अपनियां रोको, अपने आदमियों को पाउण दो, पाउण वास्ते मजबूर करो। इन्हां शब्दों नाल मैं तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा जी। पहुंचे साथियों को सूचित किया जाता है कि भारतीय विद्यार्थी युवा ते बेरोजगार मोर्चों की सूबा पद्धरी कानफ्रेंस फिरोजपुर के 2 अक्तूबर को होने जा रही है। सो मैं पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ पहुंचे साथियों को अपील करांगा कि विद्यार्थी युवा ते बेरोजगार साथियों को उस कानफ्रेंस के विच लैके जरूर आओ, तां जो असीं विद्यार्थियों ਦੀਆਂ समस्यावां ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ हल ਦੇ ਉੱਪਰ प्लैनिंग कर सकिए, सोच सकिए, समझ सकिए, जान सकिए। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। आज की प्रोग्राम की समाप्ति साडी बठिंडा टीम के सारे साथी स्टेज पे आ जान। प्रधान जी नाल स्नैप होगा, सारे बठिंडा के साथी सारे स्टेज पे आ जान। बठिंडा राष्ट्रीय पछड़ा वर्ग के कल्ले बठिंडा